हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आपके लिए आया हूं और इस वीडियो में जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो आईसीएसई बोर्ड का क्लास 9 का जो इंग्लिश लिटरेचर का टेक्स्ट बुक है, ट्रेजर चेस्ट पब्लिकेशन, एवरग्रीन पब्लिकेशन का बुक है। इसमें क्लास 9 का जो प्रोज सेक्शन वाला और पोइट्री का जो सेक्शन है, यानी कि इसमें प्रोज में 5 चैप्टर्स हैं और पोइट्री में भी 5 पोएम्स इसमें क्लास 9 में प्रिस्क्राइब की गई हैं। तो इसका जो पहला पोएम है, अ वर्क ऑफ आर्टिफाइस, जो पहला बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही फेमस पोएम है। इस पोएम का जो वर्क बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन का एक छोटा सा वीडियो है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने बताया क्लास 9 ट्रेजर चेस्ट जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश लिटरेचर का, उसका पहला ही पोएम है अ वर्क ऑफ आर्टिफाइस। उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है या आपको कोई सजेशन या कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट के माध्यम से मेरे साथ संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। आपका सुझावों पर मैं ज़रूर वर्क करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 1। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2। देखिए यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, 2 सेंटेंस दिए गए हैं, 2 वाक्य दिए गए हैं और उसमें बताना है कि दोनों में आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, क्या एक दूसरे के वो को एक्सप्लेन करते हैं या एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है या इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, कैसे है। पहले जरा पढ़ लेते हैं कि है क्या भाई। देखिए बेसिकली पोएम है क्या, आपने ये पोएम जरूर पढ़ी होगी। तो पोएम बेसिकली एक बोनसाई ट्री के बारे में है। बोनसाई ट्री बेसिकली एक सिंबल के रूप में इस पोएम में यूज़ किया गया है, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि जो विमेन हैं वो बेसिकली दे आर डोमिनेटेड बाय मेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के लगभग हर देश में जो फीमेल्स हैं, जो विमेन हैं, वो मेल्स के द्वारा डोमिनेट की जाती हैं, सप्रेस की जाती हैं लगातार। और उनको शुरू से ये इस तरह से कंडीशन किया जाता है, उनको ये बताया या उनके ब्रेन को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ द सोसाइटी विच वी ऑलवेज हैव टू फॉलो। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें पूरी पोएम में जो बोनसाई ट्री है, वो बोनसाई ट्री कुछ नहीं है बल्कि बोनसाई ट्री एक मेटाफर है जो इस पोएम में यूज़ किया गया है, विच रिप्रेजेंट द वुमेन ऑफ द सोसाइटी। और इसमें गार्डनर एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है जो मेल्स हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी के जो मेल्स हैं, जो फीमेल को डोमिनेट करते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। वो बोनसाई ट्री देखिए, बेसिकली थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। बोनसाई ट्री बेसिकली एक जापानीज आर्ट है जिसमें जो बड़े बड़े ट्रीज हैं उनको एक खास तरीके से उनकी प्रूनिंग की जाती है, उनको किस तरह से कंडीशन किया जाता है कि उनको एक छोटे से पॉट में आप घर में भी डेकोरेटिव पीस के थ्रू उसको गमलों में सजाकर अपने घरों में रख सकते हो। तो किसी भी बड़े पेड़ को आप बड़े से बड़े पेड़ को एक खास टेक्निक की मदद से छोटे शेप में इसको ग्रो किया जाता है और वो इतना छोटा साइज उसका रह जाता है कि उसको पॉट में बड़े आराम से ग्रो किया जा सकता है और वो डेकोरेटिव पीस के जैसे घरों में यूज़ किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट है कि द बोनसाई ट्री कैन ग्रो वेरी टॉल। इस पोएम में जो बात की गई है उसमें बताया गया कि बोनसाई ट्री को अगर इसको नेचुरल एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए देन इट कैन ग्रो अप टू 80 to 90 फीट टॉल। लेकिन होता क्या है, जो गार्डनर है उसको बड़ा ही केयरफुली और बड़ा ही चालाकी से, बड़ा ही टेक्निकल तरीके से उसकी लगातार प्रूनिंग और कटिंग करता रहता है। तो जिससे क्या होता है कि वो एक निश्चित साइज से ऊपर ज़्यादा बढ़ नहीं पाता और 9 या 10 इंच उसकी हाइट रह जाती है और जिसको बाद में गमलों में उगाकर डेकोरेशन के रूप में घरों में इसको सजाया जाता है। तो दोबारा से पढ़ देता हूँ। बोनसाई ट्री कैन ग्रो वेरी टॉल, पहला स्टेटमेंट है। इट इज केयरफुली प्रून्ड टू प्रिवेंट इट्स ग्रोथ टू सर्व एज अ डेकोरेटिव पीस। जैसा कि मैंने बताया, उसको बहुत ध्यान से, बहुत ही टेक्निकल तरीके से उसको प्रून किया जाता है ताकि उसकी जो ग्रोथ है वो एक निश्चित हाइट से आगे ना बढ़ सके और बाद में उसको डेकोरेटिव पीस की जैसे यूज़ किया जाता है। अब जो 2 स्टेटमेंट हैं इसके 4 ऑप्शन पढ़ देता हूँ। 1 इज़ द कॉज ऑफ 2, कह रहा है कि भाई जो पहला स्टेटमेंट है दूसरे स्टेटमेंट का क्या कारण है। 1 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 2, यानी कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसका एग्जाम्पल स्टेटमेंट नंबर 1 है। स्टेट 1 इज
इंडिपेंडेंट ऑफ टू, कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट में आपस में कोई संबंध नहीं है, या फिर वन इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ टू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वन इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ टू। कि इसमें साफ सा ये मालूम पड़ता है, साफ साफ बात, कि अगर बोनसाई ट्री को इस तरीके से प्रून ना किया जाए गार्डनर के द्वारा, तो ये इतना ऊंचा हो सकता है जितना ऊंचा कि करीब 80 या 90 फीट का एक पेड़ हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये हमको बताना है। फर्स्ट है बोनसाई ट्री इज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर फॉर अ वुमेन इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। देखिए पैट्रियार्कल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहां पर मेल्स डोमिनेट करते हैं। लगभग दुनिया के हर देशों में, बहुत ही कम शायद कोई ऐसी जगह होंगी दुनिया में जहां पर सोसाइटी इज एक्चुअली डोमिनेटेड बाय फीमेल्स, अदरवाइज लगभग सारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें मेल ही डोमिनेट करते हैं। और बोनसाई ट्री जैसे मैंने कि बोला एक मेटाफर है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्रेस्ड वुमेन ऑफ द सोसाइटी। तो कह रहा है कि 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक मालूम पड़ता है क्योंकि बोनसाई ट्री इस पोएम में एक एक्सटेंडेड मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। द ग्रोथ ऑफ ए वुमन इज डेलिबरेटली स्टंट टू इन ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जो वुमेन की ग्रोथ है वो जानबूझकर स्टंट कर दी जाती है, रोक दी जाती है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। अब वुमेन इज ब्रेन वॉश टू बी केयरफुल ओनली अबाउट हर लुक्स फ्रॉम वेरी बिगनिंग। हर लेडी को शुरू से ये बताया जाता है कि भाई आप लड़की हैं और आपको आपके लिए रूल्स और रेगुलेशंस इस सोसाइटी में अलग हैं। चूँकि आप लड़की हैं तो आपको हमेशा सुंदर दिखना चाहिए, तो आपको इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा उनको शुरू से ट्रेन किया जाता है, इस तरह से उनको एजुकेट किया जाता है ताकि वो सुंदर और अट्रैक्टिव दिखें। फोर्थ ऑप्शन है पोइट अर्जेस ऑल वुमेन टू रिवोल्ट अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स। इस पोएम में कहीं पर ऐसी बात नहीं की गई है कि पोइट दुनिया की सभी वुमेन को रिक्वेस्ट या अर्ज कर रहा है कि उनको अपना जो उनके खिलाफ जिस तरीके का व्यवहार होता है उसको अगेंस्ट उनको आवाज़ अपनी उठानी चाहिए और उनको उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। ऐसा इस पोएम में कहीं कहा नहीं गया है, कहीं पर इसका मेंशन है नहीं। तो उस हिसाब से तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट फिट नहीं बैठता है कहीं पर भी। अगला क्वेश्चन एक 4 लाइन दिए। एवरी डे एज ही विटल्स बैक द ब्रांचेस द गार्डनर क्रून्स, सेलेक्ट द वर्ड दैट शोज द मूड ऑफ द गार्डनर एज रिवील्ड बाय द एबव मेंशन्ड लाइन। कह रहा है देखो ये 3 लाइन है, इसमें जो गार्डनर है, गार्डनर जैसा कि मैंने बताया गार्डनर यहाँ पर एक मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। एंड अ गार्डनर रिप्रेजेंट अ मेल इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो कह रहा है कि इन 4 लाइन्स को पढ़कर गार्डनर का जो मूड आपको कैसा लगता है, वो सैड है, थ्वार्टेड है, हैप्पी एंड सेल्फ सेटिस्फाइड और जेलस है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, वो बहुत हैप्पी और सेल्फ सेटिस्फाइड है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर नॉट जनरली एसोसिएटेड विद वुमेन बाय मैन इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। इसमें 6 ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में और बताना है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, क्वालिटी, यानी कि कौन कौन सी क्वालिटीज जो हैं वुमेन के लिए यूज नहीं की गई हैं इस पोएम में, खासकर मेल्स के द्वारा, जो कि मेल्स पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो डोमिनेटिंग मेल्स हैं तो उनके द्वारा कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। कि वह पहला इंटेलिजेंट, क्या वो है वो मेंटली स्ट्रांग है, वीक हैं, अट्रैक्टिव हैं, कॉन्फिडेंट हैं या कैपेबल ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस। तो इस पोएम के हिसाब से अगर पोएम को आपने डिटेल में पढ़ा है तो इसमें जो 3-4 क्वालिटीज़ हैं जो फीमेल को से एसोसिएट नहीं करती हैं। पहला कि वो इंटेलिजेंट उनको नहीं माना जाता है, वो मेंटली स्ट्रांग भी नहीं है, वीक तो ज़रूर है, अट्रैक्टिव हैं, कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं है और कैपेबल ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं। ऐसा भी इस पोएम में कहीं पर नहीं गया है। तो जो 3 या 4 जो एट्रीब्यूट्स हैं जो वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं वो है एक तो इंटेलिजेंट नंबर 1, मेंटली स्ट्रांग नंबर 2, कॉन्फिडेंट नंबर 5 और कैपेबल ऑफ टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन कि पहला, दूसरा, 5वां और 6ठा। तो इन चारों में से ABCD में जो सही आंसर बैठता है वो है ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड 6th। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट लाइन है हाउ लकी लिटिल ट्री टू हैव अ पॉट टू ग्रो इन। कह रहा देखो पेड़ कितना लकी है कि उसको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में फलने फूलने का मौका मिल रहा है। तो पूछा गया कि भैया इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा, पोइटिक डिवाइस कौन सा है, सिमिली है, ऑक्सीमोरॉन है, आयरनी है या फिर पन है।
देखिए सिमली आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर लाइक और एज वर्ड आते हैं वो सिमली होता है। ऑक्सीमोरॉन में एक ही व्यक्ति या एक ही चीज़ के लिए अपोजिट कंट्रास्टिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। आयरनी है, फिर पन। पन क्या होता है? पन इज जस्ट डिफरेंट यूजेस ऑफ द सेम वर्ड, एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आयरनी, ऑप्शन नंबर सी। या फिर इसका सही आंसर ऑक्सीमोरॉन भी हो सकता है कहीं कहीं पर, ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि लिटिल भी बोला गया और ट्री भी बोला गया, दोनों अपोजिट वर्ड हैं। ट्री तो कभी छोटे होते नहीं, ट्री तो वैसे बहुत बड़े होते हैं। तो इधर ऑप्शन सी इज करेक्ट और ऑप्शन बी इज करेक्ट, आप दोनों के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द वर्ड आर्टिफाइस इन द टाइटल ऑफ द पोएम अ वर्क ऑफ आर्टिफाइस मीन? इस पोएम का जो टाइटल है अ वर्क ऑफ आर्टिफाइस, तो इसमें आर्टिफाइस का मीनिंग क्या है? आर्ट है, ट्रिकरी है, इंटेलिजेंस या फिर स्किल है? देखिए आर्टिफाइस का मतलब इंग्लिश में होता है ट्रिकरी, चालाकी या फिर होशियारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? 4 स्टेटमेंट दिए गए, पूछा गया कि भाई कौन सा स्टेटमेंट इस पोएम के अकॉर्डिंगली सही नहीं है। पहला है विमेन आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्लाइट इन सोसाइटी, कि भाई जो औरतों की जो स्थिति है इस दुनिया में, सोसाइटी में, उसकी वो जिम्मेदार खुद है। विमेन आर कंडीशनल टू विलिंगली एक्सेप्ट द स्टीरियोटिपिकल रोल्स, विमेन को शुरू से ही ये इस तरह से ट्रेन किया जाता है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि भाई आपका सोसाइटी में रोल एक अलग तरीके का रोल है और आप मेल्स की बराबरी कभी नहीं कर सकते। ये बात उनको शुरू से ही उनके दिमागों में भर दी जाती है, उनको इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है ताकि वो कभी भी अपने आप को मेल्स के बराबर ना समझे। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल सही है स्टेटमेंट भाई ये तो। द गार्डनर रिप्रेजेंट द स्टीरियोटिपिकल मेल, इस पोएम में जो गार्डनर है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ही रिप्रेजेंट्स अ मेल इन द पैट्रियार्कल सोसाइटी, तो ये स्टेटमेंट तो भाई ये भी बिल्कुल ठीक है। वुमेन नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर सप्रेशन, कि विमेन को हमें अपने जो सप्रेशन है, जो उसके खिलाफ उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट वो सही नहीं है? तो इस हिसाब से तो स्टेटमेंट पहला सही नहीं है कि भाई विमेन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्लाइट इन द सोसाइटी, तो मेल्स के डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसकी वजह से उनका जो है जो स्टेटस है दुनिया में वो थोड़ा सा मेल से कम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। विच ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर नॉट जनरली एसोसिएटेड बाय विमेन विद women by men in the patriarchal society, इसमें से 4 क्वालिटीज दी हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी क्वालिटी विमेन को रिप्रेजेंट नहीं करती है, यानी कि औरतों का ये एट्रीब्यूट नहीं माना गया है। इंटेलिजेंस, डिपेंडेंस, ओबीडियंस एंड वीकनेस। तो इसमें देखिए इंटेलिजेंस को छोड़कर बाकी के जो 3 है कि विमेन डिपेंडेंट है मेल्स पर, ओबीडियंट उनको होना चाहिए ऐसा माना जाता है, और वीकनेस उनका एक सबसे बड़ा ट्रेट होता है विमेन का। तो जो ऑप्शन सही नहीं बैठता है वो इंटेलिजेंस, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में फीमेल्स को इंटेलिजेंट लोग नहीं मानते हैं, ऐसा एक जनरल ओपिनियन है उनके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ए। हाउ डज द गार्डनर फील एज ही एड्रेसेस द बोनसाई ट्री, इस पोएम में गार्डनर कैसा फील कर रहा है जब वो बोनसाई ट्री को एड्रेस करता है? क्या वो हैप्पी है, सैड है, एक्साइटेड है या फिर हैप्पी एंड प्राउड है? ही फील्स वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट हिमसेल्फ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वाई आर वुमेन फीट बाउंड इन सम कल्चर्स। इस पोएम में एक रेफरेंस आया है जिसमें ये बताया गया कि कुछ देशों में ऐसा होता है कि जो लेडीज हैं, औरतें हैं यानी सोसाइटी की, उनके शुरू से ही पैरों को उनको खास तरीके के शूज पहनने पड़ते हैं ताकि उनका पैर जो है साइज हमेशा छोटा रहे। जितना छोटा पैर होगा उतना ही अट्रैक्टिव रहेगा, ऐसा वहाँ पर मान्यता है। कुछ देशों में जैसे चाइना है वहाँ पर ऐसा कुछ जगहों पर होता है। तो कह रहा है कि इसका कारण क्या है? टू पनिश वुमेन, उनको सजा देने के लिए, ऐसा तो नहीं है। टू मेक वुमेन स्लेव्स, उनको गुलाम बनाकर रखने के लिए, ऐसा भी नहीं है। टू मेक वुमेन रियलाइज देयर अनइम्पोर्टेंस, क्या उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि उनकी दुनिया में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। या फिर चौथा टू मेक देम स्मॉल एंड लुक अट्रैक्टिव, जितना छोटा पैर होगा उतना ही अट्रैक्टिव मालूम पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का इस हिसाब से जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 11 कह रहा है व्हाट वुड हैव हैपेंड टू द बोनसाई ट्री इफ इट हैड नॉट बीन प्रून्ड। कह रहा है पोएम में बात आई है कि अगर बोनसाई ट्री को प्रूनिंग नहीं की जाए, यानी कि जिस तरह हिंदी में होता है कटाई छटाई करते हैं जो गार्डनर माली, उनको एक लिमिट से बढ़ने नहीं दिया जाता है, तो अगर ऐसा वो करना छोड़ दें तो होगा क्या? इट वुड हैव डाइड, वो मर जाएगा, पेड़ बेकार हो जाएगा। इट वुड हैव ग्रोन 80 फीट टॉल, और उसको ऐसा ही छोड़ दिया जाए तो वो लगभग 80 फीट ऊंचा तक जा सकता है।
इट वुड हैव लुक्ड अट्रैक्टिव, ये बहुत अट्रैक्टिव दिखाई पड़ेगा, और इट वुड हैव बोर्न फ्रूट, या उस पर फल आने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि पोएम आपने पढ़ा होगा तो आपने इसमें ये रेफरेंस आया है कि अगर बोनसाई ट्री को प्रूनिंग ना की जाए तो ये इतने बड़े हो सकते हैं जितना 80 फीट तक जा सकते हैं, जो उनकी नेचुरल हाइट होती है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन 11 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट है। द टोन ऑफ द स्पीकर इन दिस पोएम, पूछा कि इस पूरे पोएम में स्पीकर जो है वो उसकी टोन कैसी है। कंडेसेंडिंग है, अम्यूजिंग है, एंटरटेनिंग है, सोलेम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंडेसेंडिंग। कंडेसेंडिंग का मतलब है कि टू फील वेरी प्राउड अबाउट देयर सुपीरियरिटी, यानी कि इस पोएम में जो मेल है जो इस पोएम को एड्रेस कर रहा है उसकी टोन ऐसी है कि ही इज वेरी सेटिस्फाइड एंड ही इज वेरी प्राउड अबाउट हिज पोजीशन इन द सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। 13 नंबर पे पूछा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट सजेस्ट दैट द पोएम इज टॉकिंग अबाउट वुमेन। इस पोएम में 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है, लाइन पढ़ के बताना है कि ये किस लाइन को मालूम पढ़ के समझ में आता है ये पोएम बेसिकली वुमेन को एड्रेस कर रही है। तो 4 ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। इट इज योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी, ये आपका नेचर है कि भाई आपको छोटा और कोजी होना चाहिए। द क्रिपल ब्रेन, द हेयर एंड कर्लर्स, या फिर द हैंड्स यू लव टू टच, द बोनसाई ट्री इन एन अट्रैक्टिव पॉट। इन 4 लाइनों में से मेरी समझ जो कह रही है वो ये कह रही है कि भाई ये जो ऑप्शन सी है, द हैंड्स यू लव टू टच, ये इस लाइन जो है बेसिकली वुमेन को एड्रेस करने के लिए लिखी गई है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का थीम क्या है? 4 लाइन दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हैं कि वुमेन मैन और ऑप्रेसर्स, ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया, मैन को तो इसमें डायरेक्टली एड्रेस किया ही नहीं गया है। सोशल कंडीशनिंग इज यूज टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम फ्लरिशिंग टू देयर फुल पोटेंशियल, यानी कि जो समाज की जो औरतें हैं उनकी कंडीशनिंग इस तरीके से की जाती है, उनकी अपब्रिंगिंग एजुकेशन इस तरह से की जाती है ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल पर को ना पहुंच सके, यानी कि जो जितना उनके अंदर टैलेंट है वो उसका पूरा यूज ना कर सकें और वो मेल की बराबरी ना कर पाए, इसलिए उनको शुरुआत से ही इस तरह से कंडीशनिंग की जाती है। क्या ये थीम है? वुमेन आर कंडीशन टू फील हैप्पी इन बीइंग स्मॉल एंड वीक, या वो उनको लगता है कि वुमेन को हमेशा अपने रोल में के हिसाब से हमेशा खुश दिखना चाहिए कि वो जैसे हैं बिल्कुल ठीक हैं। एंड वुमेन मस्ट प्रोटेस्ट देयर स्टेरियोटिपिकल रोल इन द सोसाइटी, या औरतों को अपने खिलाफ हो रहे जो भेदभाव उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो थीम पोएम का मालूम पड़ता है वो भी मुझे अप्रोप्रिएट आंसर लगता है कि वुमेन की कंडीशनिंग सोसाइटी में शुरू से इस तरह से की जाती है कि वो अपने फुल पोटेंशियल तक जो है वो फ्लरिश ना कर पाए। आखिरी क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फिगर्स ऑफ स्पीच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द पोएम। 4 फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं, पूछा गया इस पोएम में कौन सा यूज किया गया। पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन में तो नॉन लिविंग चीजों को लिविंग मान लिया जाता है। सिमली है, सिमली में कंपैरिजन होता है, लाइक और एज वर्ड्स आते हैं, ऐसा तो कहीं पर है नहीं। अलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। और जो बी वाला ऑप्शन है मेटाफर, मेटाफर में किसी की कंपैरिजन किसी से दूसरी चीज से किया जाता है, लेकिन लाइक और एज वर्ड नहीं आते हैं। इस देखिए इस पोएम में जो वुमेन है उनका कंपैरिजन किससे किया गया? बोनसाई ट्री से, लेकिन वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। तो इस पूरी पोएम में ये मेटाफर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पोएम का। तो ये थे चैप्टर पोएम नंबर 1 वर्क ऑफ आर्टिफाइस। मार्श पियर्सी नाम की एक इंग्लिश पोएट है, अमेरिकन पोएट हैं, जिन्होंने ये पोएम लिखी थी, बहुत ही फेमस पोएम है इनकी। तो उसका के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ आपका कोई कमेंट या सुझाव हो तो मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।